क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको अगर आपको आवाज आ रही है तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो ओके है? अगर आवाज आ रही है अनु तो एक बार कंफर्म करिए। आप सबको क्या आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया है थोड़ा। ऑल इज गुड। नहीं, आज क्लास ऑफ नहीं है, किसी कारण से, किसी इमरजेंसी के कारण से, मेरी वजह से ही थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है, आवाज आ रही है रमाकांत? साउंड, ऑडियो, वीडियो ठीक है? ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूं इसलिए कि आपका थोड़ा क्लास आज डिले हुआ, बट आई होप कि हम लोग उसको कवर कर लेंगे। किसी और दिन भी मैं एक्स्ट्रा समय दे दूंगा, है ना? तो वो कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, डन। तो अभी आज थोड़ा कमेंट कम देखते हैं, आपसे बात कम करते हैं और लगातार टॉपिक जो है उसी पे रहते हैं। आप लोग चूंकि कमेंट करते हो ज्यादा तो दिक्कत हो जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ट्राइब्यूनल के डिफरेंस। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, वो ऐसी संस्था होती है जो है ना धन के संग्रह एक जगह ना हो इसके लिए काम करती है। पर ट्राइब्यूनल नागरिक और प्रशासन के बीच जो विवाद है ना उसके निपटारे के लिए होती है। ठीक है, और अभी हमें एनएचआरसी जैसी संस्था के बारे में बात करनी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये बात है और इस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना? इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जानने से पहले हमें ये जानना है कि मानवाधिकार क्या होता है। ठीक है, 3 जगह कमेंट है, इसलिए मैं हो सकता है बहुत तेजी से कमेंट ना देख पाऊं, है ना? तो आप थोड़ा सा उसको माइंड मत करिएगा, राइट? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मानवाधिकार क्या होता है ना? मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स होता क्या है? इसको प्रकृति प्रदत्त अधिकार कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त अधिकार, ठीक है? इसको अंतर्निहित अधिकार कहते हैं। अंतर्निहित अधिकार, इनहेरेंट राइट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ये जो ह्यूमन राइट्स है ये मनुष्य के रूप में जो भी चीजें हमें मिलनी चाहिए मानवीय आवास में, हाँ, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से, वो सब देने की बातें यहां पर की जाती हैं। ठीक है, मानवीय रूप में पाया जाने वाला नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो मानवाधिकार है ये बेसिकली कई कैटेगरी में देखा जाता है। ठीक है, कई कैटेगरी में हम लोग इसको देखते हैं। आपको आवाज आ रही है ना? सब ठीक है? शंभू, आदित्य, अंकित, नीरज, एक बार बताइए। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? धर्मेंद्र, अंजलि, अवधेश, रमाकांत जी, कोई भी एक बार कंफर्म कर दीजिए फाइनली, है ना? गोपाल, विनीत, है ना? सुहागा, गोपाल, नितेश, आवाज ठीक आ रही है और ऑडियो वीडियो ठीक है। ऑल इज वेल, ओके ओके। मजहर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो
मानवाधिकार जो है ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी समाज के लोगों को है इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त होने चाहिए, ठीक है, या मानवीय आवासीय सुविधा जो होती है उसके साथ एक मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते जो हमें प्राकृतिक रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए, हम उन सब की बातें यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और हाँ, अभी हुई है क्लास शुरू, ठीक है। तो आप इसकी अगर लैंग्वेज में परिभाषा करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, मानवाधिकार प्रकृति प्रदत्त ऐसा अधिकार है जो किसी समाज के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अवसर देता है। ये प्रकृति प्रदत्त है, जैसे कि जैसे धूप, हवा, रोशनी, पानी ऐसा है, तो एक मानवीय हैबिटाट में हमें क्या मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये 4 तरह का होता है, इसका अगर प्रकार देखें तो इसके प्रकार को हम 4 आधार पर देख सकते हैं। प्रकार, ठीक है। एक होता है नागरिक मानवाधिकार, नागरिक मानवाधिकार, ठीक है। नागरिक मानवाधिकार में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के जो अवसर मिलते हैं वो सभी अधिकार हम रखते हैं इसमें, है ना। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अवसर, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अवसर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे इसे हम नागरिक मानवाधिकार को भारत के संविधान के मूल अधिकार से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जैसा आर्टिकल 21 में है ना, जीवन की स्वतंत्रता, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात इसमें की जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार है जिसमें हम देखते हैं, इसका क्या है, ये नागरिक मानवाधिकार, है ना, ये है नागरिक मानवाधिकार। दूसरा जो है वो है राजनैतिक मानवाधिकार, राजनैतिक मानवाधिकार, ठीक है। और इस वजह से राजनैतिक मानवाधिकार जो है, इसके अंतर्गत हम कुछ चीजों को देखते हैं। आपके बोर्ड पे कुछ लाइट आ रहा है, हमें 1 सेकंड के लिए अब मेरे ख्याल में ये सही होगा, है ना। थोड़ा सा लाइट शायद बोर्ड पे आ रहा था। राजनैतिक मानवाधिकार, राइट। तो राजनैतिक मानवाधिकार के अंतर्गत हम लोग जैसे असाइलम देने का अधिकार नैसर्गिक, नेचुरल होता है रमाकांत, है ना, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे आश्रय पाने का, आश्रय पाने का अधिकार, जैसे आसपास कोई प्रताड़ना होने लगे किसी देश में, तो अगर कोई भगा देता है, जैसे रोहिंग्याज आए हुए हैं म्यांमार से, तो हमारे यहाँ आकर के आश्रय लिए हुए हैं, या चाइनीज एग्रेशन की वजह से जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बती लोग यहाँ पर आए हुए हैं, है ना, और वो यहाँ आकर के बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर रहे हैं, है ना। तो तिब्बती लोग जैसे हैं, जैसे दलाई लामा 1959 से ही आए हैं, तो राजनैतिक मानवाधिकार है भारत में, तो वो उनको प्राप्त हुआ है, बहुत सारे तिब्बत के लोग उनके साथ आए हुए हैं। तीसरा जो अधिकार होता है ये है सामाजिक, है ना, सांस्कृतिक
मानवाधिकार। सामाजिक सांस्कृतिक मानवाधिकार का ये मतलब होता है कि, है ना, किसी भी तरह का कुछ भी खाना पीना, रहन सहन, खान पान, है ना, जो जो भी उनकी चीजें हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, रहन सहन, है ना, धार्मिक आचरण इत्यादि की स्वतंत्रता। इसमें हम ऐसी बातचीत करते हैं। ठीक है, और अंतिम रूप से जो होता है ये होता है, सामाजिक सांस्कृतिक के बाद सामाजिक आर्थिक। सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार, राइट। तो सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार जो है इसमें शामिल होता है। ठीक, ये क्या है कि इसके उदाहरण के रूप में देखें तो इस तरीके का अधिकार होना चाहिए जो प्रत्येक अगली पीढ़ी में जीवन स्तर जो है वो बेहतर बनाए, उसे हम सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार कहते हैं। इसका उदाहरण अगर देखने चलें तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक अगली पीढ़ी का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो। ठीक है, पहले से बेहतर जो है वो हो। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 तरह के मानवाधिकार होते हैं। अगर भारत में कहें तो भारत में 3 तो अच्छे से पाया जाता है, जैसे राजनैतिक मानवाधिकार है, पॉलिटिकल असाइलम मिल जाता है ना, कोई अगर भाग के आना चाहे तो यहाँ रह लेता है। नागरिक अधिकार भी है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है यहाँ पर है। और सामाजिक सांस्कृतिक मानवाधिकार भी है। कोई किसी भी देश का हो, उसको हम लोग मना नहीं करते कि इस खास धर्म का पालन करो, है ना। हम एक सेकुलर देश हैं, तो सेकुलरिज्म की वजह से यहाँ क्या है, रहन सहन, धार्मिक आचरण, खान पान, इसकी कोई समस्या नहीं है। ये हम नहीं कर पाए, है ना, पूरे तरीके से अगर कहें तो चुनौतियां अगर कहीं हैं तो वो इस स्तर पर हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को हमें ख्याल में रखना चाहिए। ठीक, और इसके बाद जो है वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानीकरण कैसे हुआ, इसका क्या एक बैकग्राउंड है। ठीक है, मानवाधिकार को सुनिश्चित करने हेतु संस्थानीकरण। ठीक है, संस्थानीकरण ये हमें ध्यान में रखना है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले क्या है, आप जानते हो 10 दिसंबर 1948 यहाँ पर एक डिक्लेरेशन लाया गया है ना, ह्यूमन राइट्स HR डिक्लेरेशन, या यहाँ पर यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक तरीके से एक मानवाधिकार का चार्टर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 1993 में सभी सदस्य देशों ने ये माना कि हम लोग जो है इसको करेंगे। ठीक है, पूरे तरीके से
ठीक है, ये माना गया कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा (1993) में इसके लिए शपथ लिया गया, है ना। ये माना गया कि भाई हम करेंगे, इंस्टीट्यूशन हम ऐसा लेकर के आएंगे, ठीक है। और भारत में भी इसके लिए काम हुआ। भारत ने क्या किया, 27 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 1993 है को, है ना, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के माध्यम से को अध्यादेश के माध्यम से, है ना, NHRC का गठन करने का बात किया गया, है ना, के माध्यम से NHRC का गठन। आप जानते हो पॉलिटी में आप या कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे कि अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत प्रस्तुत किया जाता है और उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो 6 महीने और 6 सप्ताह रहता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो इसके लिए कानून पारित हुआ, है ना। तो 18 दिसंबर 1993 को, दिसंबर का महीना, 18 दिसंबर 1993 को, है ना, ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानवाधिकार कानून जो है वो पारित हुआ, ठीक है। और राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद, है ना, 8 जनवरी से इसको लागू कर दिया गया। 8 जनवरी 1994 से इसे लागू किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें केंद्र के स्तर पर, मतलब एक NHRC की बात की गई और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी बात इसमें की गई। ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए प्रयास बड़े स्तर पर किए गए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो NHRC है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो भूमिका क्या संपादन करती है ना। तो NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसकी संरचना कैसी है, इस पर हमें बात करनी है, ठीक है। संरचना में ध्यान रखेंगे कि इसमें एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्य की बात की गई है, ठीक है। और ये जो है मजहर ऐसा पुलिस के पीछे इसीलिए पड़ी रहती है क्योंकि पुलिस ही सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेटर है। और यूपी पुलिस अगर देखेंगे तो यूपी पुलिस सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते रहती है, ठीक है। एग्जैक्टली कोई कह रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है। शैलजा, आप अपना नेट चेक करिए, इस वजह से हो रहा होगा, बाकी तो ठीक होगा। वीडियो ठीक आ रहा है ना। ये जो एक अध्यक्ष हैं, ये एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भरे जाएंगे, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो 8 मेंबर को लेने की बात है, इनके लिए क्या क्या पैटर्न रखा गया है, ठीक है। एक सदस्य इसमें हम लेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ठीक है। 8 सदस्य है, 8 सदस्य है, 9 नहीं है। एक
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, ठीक है, और उसके बाद एक है ना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रह चुका हो, ठीक है। 4 इसमें पदेन सदस्य रखते हैं, ठीक है, और 2 ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जिनके पास विशिष्ट अनुभव हो, ज्ञान हो। 2 सदस्य जिनके पास है ना अनुभव एवं विशेषज्ञता हो। अनुभव एवं विशेषज्ञता हो, ठीक है, ये बात है। उसके बाद 4 जो कमीशन है, जैसे एससी कमीशन, मैं अलग कलर से लिख देता हूं, एससी आयोग, ठीक है, एसटी आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी आयोग यानी अल्पसंख्यक आयोग, और महिला आयोग। महिला आयोग, ठीक है। इन चारों आयोग के अध्यक्ष जो हैं, इन सब के जो अध्यक्ष हैं, इन्हें क्या है पदेन सदस्य के रूप में रखा गया है। पदेन सदस्य। पदेन सदस्य क्या होता है? एक्स ऑफिसियो मेंबर, मतलब ये अध्यक्ष तो रहेंगे अपने यहाँ और उसके साथ एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, उस पद पर रहते हुए एक्स ऑफिसियो मेंबरशिप हो जाएंगे। तो 4 लोग यहाँ हो गए, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, और महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। इनके अध्यक्ष को पदेन सदस्य के रूप में लेने की बात यहाँ पर है। 2 ऐसा मेंबर हम लेते हैं जिसके पास विशेष अनुभव होगा, ठीक है, विशेषज्ञता होगी। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रह चुका हो, एक सुप्रीम कोर्ट का है ना न्यायाधीश हो या रह चुका हो, यानी 2 जुडिशियल मेंबर को हम लेते हैं। चेयरमैन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से किसी को चुना जाएगा, ठीक है। इस तरीके की एक व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। हाँ, उस पद पर रहने से ही ये हो जाता है, ठीक है। सर अब तो ओबीसी कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो क्या उसको, देखिए इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था, अभी बात करेंगे, पेशेंस रखो थोड़ा, है ना। ओबीसी आयोग के चेयरपर्सन को भी इसमें लेने की बात हुई है अगस्त 2018 में, है ना। और एग्जैक्टली उसके बाद बाल आयोग के अध्यक्ष को भी लेने की बात है। विकलांग आयोग जो होता है उसके चीफ कमिश्नर को भी लेने की इसमें बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप इसको समझेंगे, समझिए एक एक करके बात। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि इसकी संरचना में 1 चेयरमैन और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इन सदस्यों की जो है वो नियुक्ति कैसे होगी, कौन कौन से लोग होंगे, यहां पर हमने आपको ये बताया। इनकी नियुक्ति होगी कैसे आखिर, ये पॉइंट है ना। नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट, ठीक है। नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ठीक है।
हेलो, आवाज आ रही है? नियुक्ति की हम बात कर रहे थे, है ना? और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है? इसमें एक समिति की सिफारिश होगी। एक समिति है जो इसमें ये नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी, ठीक है? और यहाँ पर कौन कौन से लोग होंगे, ठीक है, इस समिति में? तो प्राइम मिनिस्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे, ये है ना? और उसके बाद लोकसभा के स्पीकर, है ना, अध्यक्ष लोकसभा, ठीक है? विपक्ष के नेता लोकसभा के, होम मिनिस्टर भी होंगे, गृह मंत्री, भारत सरकार, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जिसको पुलिसिंग वगैरह पे भी कंट्रोल करना है, देखना है ना? तो होम मिनिस्टर का भी होना जरूरी है, ठीक है? इतना ही नहीं, इसमें क्या है, उपसभापति राज्यसभा, उपसभापति राज्यसभा के भी होते हैं इस समिति में जो चुनेंगे, और राज्य सभा के विपक्ष के नेता, ठीक है? यहां ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष को रखा गया है, ठीक है? और लोकसभा के अध्यक्ष को रखा गया है यहां पर, और राज्यसभा के उपसभापति को रखा गया है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का अगर सभापति रखते तो वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति होने से मुश्किल होगा, ठीक है? उपराष्ट्रपति यहां पर ठीक तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में फिट नहीं बैठता यहां पर। अगर प्राथमिकता का क्रम देखें तो प्रधानमंत्री से उपराष्ट्रपति ऊपर आते हैं, सेकंड नंबर में आते हैं, ठीक है? और ये ध्यान रखने की जरूरत है। विपक्ष के नेता जो कि असाइन किए जाएंगे, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। हाँ, प्रेजेंट जज भी उसमें होंगे, तो एक्स ऑफिशियो काम करेंगे, होंगे या रह चुके हों, दोनों में से कोई हो सकता है। प्रेजेंट और एक्स दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की एक समिति बनाई गई है, जिस समिति की सिफारिश के आधार पर हम यहां पर चुनाव करते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे तो राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है, ठीक है? विपक्ष के नेता मतलब जो भी असाइंड होंगे ना लोकसभा के, और अगर वो नहीं है तो जो विपक्ष में बैठने वाली सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को काउंट करके किया जा सकता है, क्योंकि 1977 का एक्ट इसके लिए है और वो ऐसी बातें करता है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमने अभी तक आपको ये बताया कि ये जो NHRC है इसमें कैसे कैसे लोग होंगे, ठीक है? और ये कौन कौन से होंगे, तो 8 मेंबर होंगे, कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, नियुक्ति कैसे होगी, है ना, इस तरीके से। अब नियुक्ति जान गए तो पद मुक्ति कैसे होगी, है, कैसे इनको हटाया जा सकता है, पद मुक्ति, या इसको हम कहें कि रिमूवल कैसे होगा, ठीक है? रिमूव कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को हटाते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उस तरीके से बात कर सकते हैं, है ना?
हाँ रुचि, राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, करीब 22-23 राज्यों में अभी तक है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 143 के तहत दिए गए सलाह के आधार पर इन्हें हटाया या पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने आप में ध्यान रखने का पहलू है, ध्यान रखने का विषय है। ठीक है, अब इनका कार्यकाल की बात कर लें। कार्यकाल है ना, 5 वर्ष या 70 वर्ष, विच एवर इज अर्लियर, है ना, इनमें से जो भी पहले हो। मतलब क्या है इसका? सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल है। ठीक है, और हितेंद्र कह रहे हैं बताओ प्लीज, क्या बताना है हितेंद्र? इनमें से जो भी पहले का मतलब है कि 5 साल तो होगा ही होगा, है ना। 70 इयर्स अगर पहले हो जाता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है जब वो 68 ईयर का हो चुका है। ठीक है, और एग्जैक्टली समिति सुझाव देगी, उसके रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 68 के एज में ये होता है तो क्या होगा, 2 ही साल बचेगा उसका 70 साल होने में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, 70वें साल मतलब 2 ही साल उसका कार्यकाल होगा, वो रिटायर हो जाएगा। यूजुअली 5 इयर्स है, और 70 इयर्स एज का, विच एवर इज अर्लियर, ये ध्यान रखना है। अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसकी भूमिका क्या है, हमें इस पर बात करनी कि ये क्या रोल प्ले करेगी। इसकी भूमिका को देखें जो इम्पोर्टेंट है ना। क्या भूमिका है? सबसे पहले, है ना, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, नहीं छोटे जी, ऐसा है, इतना सोचने का जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, जो नया आएगा ना उस पर नया सिस्टम लागू होगा, वहीं से काउंट होगा, ऐसा नहीं है। जो नया आएगा उसके लिए 5 इयर्स कार्यकाल होगा या 70 इयर्स एज का, विच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो भी पहले हो उसको इसमें देखा जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली कि किसी के आवेदन पर या स्वतः संज्ञान पर मानवाधिकार का उल्लंघन कहीं होता है तो उसका जांच कर सकती है। मानवाधिकार का उल्लंघन, है ना, होने पर किसी आवेदन पर या स्वयं ये इसकी जांच कर सकती है ना, ये इसकी जांच कर सकती है। दूसरा,
ये पहले जो है राज्यों के जेलों में नहीं जाती थी, बट अब ये जाती है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखने का जरूरत है ना, कि ये जेल के दौरे करती है। जेल के दौरे करके औचक निरीक्षण का मतलब है अचानक निरीक्षण करती है ना। लेकिन राज्यों के जेल में ये कह के जाती थी, ठीक है। राज्यों के जेल में पूर्व सूचना देकर ठीक है, जो राज्य का जेल है उसको ठीक है, पुलिस का क्या लेना देना है यार। पुलिस से तो, पुलिस की तो जांच करता है, पुलिस की कमियों को बताता है सौरभ, है ना। तो राज्यों का जेल, जो भी राज्य सूची में जेल आप जानते हो राज्य सूची के विषय में आता है, तो उसको पहले क्या है, पूर्व सूचना देकर, क्योंकि स्टेट लिस्ट पे कोई संघ की संस्था जो है वो काम नहीं कर सकती है, तो इस तरीके से पूर्व सूचना देकर वहां पर जाने की बात थी। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया, इसलिए यहां पे मैं नोट लिख देता हूं, ठीक है। नोट, ऐसे राज्यों के जेल या सुधार गृह जहां सुधारने के उद्देश्य से है ना, कैदियों को रखा गया है, इसके लिए पूछने की या पहले से सूचना देने की जरूरत नहीं है, रखा गया है ना। ये जो मामला है ठीक है। अगर ऐसे राज्यों के जेल या सुधार गृह जहां किसी को सुधारने के उद्देश्य से रखा गया है कैदियों को, तो इसकी वो जांच बिना सूचना के दे सकती है। इसकी जांच बिना पूर्व सूचना के NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकती है ना। ये एक तरीके का संशोधन किया गया था। ये जो कानून है 1993 का, 2006 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अगर कोई कंप्लेन आता है या ये खुद से ऐसी देखती है तो उसकी जाकर के औचक निरीक्षण कर सकती है, जांच कर सकती है, जेल के दौरे करती है, ठीक है। अब राजेंद्र जी पूछ रहे हैं कि जेल का विजिट क्यों करती है, क्योंकि जेल में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले। NHRC का रिपोर्ट ऐसा कहता है
कि जहां पे एक कमरे में जहां 4 महिलाएं रह सकती हैं वहां 44 महिलाओं को रखा जाता है। रूफलेस टॉयलेट एंड बाथरूम में महिलाएं जाती हैं। इस पर पीआईएल भी है, आगरा होम रूल प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में भी हम देखते हैं। ठीक है, खुले टॉयलेट में जाना, महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था का ना होना, तो कहीं ना कहीं वो मानव होने के नाते और एक महिला होने के नाते बड़ा डिवास्टेटेड होता है। अगर किसी महिला ने भी क्राइम किया तो जेल उसको दिया गया, ये ठीक है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते उसे सभ्यता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। वो अगर नहीं मिलता है तो उसका भी जांच ये कर सकती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई रोल नहीं है सौरभ, है ना। हाँ, पुलिसिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। पुलिस वालों के विरुद्ध कोई अपील करेगा तो उसकी ये जांच कर सकती है ना, राइट। तो इसकी बात करें, जब कोई कह रहे हैं चाय पहली बार पी हो, चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं। आज मैं कहीं चला गया था किसी वजह से, एयर इंडिया का बड़ा हालत खराब हो गया है। कहीं किसी को भेजना था हमें, वो एक बार पहले कैंसिल किए, फिर रीशेड्यूल किए। एयरपोर्ट पहुंचने पे पता चला कि अब फ्लाइट ही नहीं जाएगी, तो किसी तरह से दूसरे एयरपोर्ट में मैनेज करके मैं वापस आया, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट। सुबह से निकला हुआ हूं, टाइम मिल ही नहीं पाया। स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट को समझा दीजिए। क्षेत्र में स्ट्रक्चर में ऐसा क्या था तीसरे पॉइंट में, है ना। 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनके पास क्या होता है, अनुभव हो या विशेषज्ञता हो। ज्यादातर इस कैटेगरी में ना आईपीएस अफसर को रखते हैं। सीबीआई का डायरेक्टर जो हो चुका है उसको हम लोग रखते हैं ज्यादातर। ठीक है, हम लोग भूमिका देख रहे थे। और हमने अब तक इसमें ये देखा है, हाँ, जेलरों की जेलर है एनएचआरसी। सही बात है। केवल नहीं, जांच भी करती है, एक्शन भी लेती है एनएचआरसी। धर्मेंद्र देवेंद्र जी, ऐसा है, दोनों काम करती है। लेकिन इसका हालत खराब है। मुद्दे पर आएंगे ना, जब इश्यूज जब पढ़ाएंगे, पहले तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये तथ्य है। पीटी में सीधे सीधे आ सकता है, एनएचआरसी क्या है, कैसे आया, कब उसका गठन हुआ, ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हमने 2 बातें की, जेल के दौरे करने की बात, और 2006 में संशोधन हुआ कि राज्यों के जेल को पूर्व सूचना देकर जो जाती थी, अगर राज्यों का भी जेल है लेकिन सुधारने के उद्देश्य से रखा गया है तो उसमें पूर्व सूचना की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह की बातें हम यहां देखते हैं। तीसरी बात जो भूमिका है, इसमें ध्यान देना, मानवाधिकार के बारे में प्रचार और प्रसार करना, है ना। के बारे में प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन करना। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो जो एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसमें एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट दिया रहता है बैक साइड में। उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो एनएचआरसी ही करती है, उठाती है। ये ध्यान रखिएगा। चौथी बात इसमें यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मानवाधिकार के करियर को अपनाएं, ठीक है, और तब जाकर के काम करें। अधिकतम लोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करें
इसके लिए प्रयास करना। ठीक है, तो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करें तो एग्जैक्टली अब पूर्व सूचना की जरूरत किस जेल के लिए? किसी जेल को नहीं है। अब तो हमने बताया कि अगर सुधारने के उद्देश्य से रखे हैं तब कर पाएंगे, लेकिन जो एकदम स्टेट के कैटेगरी में है, सुधारने के उद्देश्य दंड दे रहे हैं, वहां पे पूछने की जरूरत नहीं है। सॉरी, जहां पे बिल्कुल दंड दे रहे हैं वहां पे पहले से इंफॉर्मेशन दे के जा सकती है। ठीक है, लेकिन जहां रिफॉर्म करने के लिए, जैसे बाल गृह होता है ना, महिलाओं को भी सुधार गृह होता है, ऐसे ऐसे जो कम टेंडर एज में ही जो कुछ क्राइम कर देते हैं बच्चे, उनके लिए ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी स्कॉलरशिप मिलती है ह्यूमन राइट्स में यूजीसी के द्वारा, वो एनएचआरसी ही देती है ना। नेट या जेआरएफ जैसे स्कॉलरशिप यूजीसी के माध्यम से दिलाना, यूजीसी के माध्यम से, मतलब जो भी जेआरएफ अगर या नेट आपका हो जाता है, मास्टर डिग्री अगर आप करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन राइट्स में, और आप एग्जाम देते हैं, तो जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो पैसा एनएचआरसी का होगा, देगी यूजीसी। ठीक है, कोई भी संविधान का ऐसा प्रावधान है, ठीक है, कि जहां पर भी लग रहा है कि मानवाधिकार का इससे उल्लंघन होगा, उसमें सुधारने के लिए ये रिकमेंडेशंस करती है ना। संविधान के प्रावधान जहां मानवाधिकार उल्लंघन, संविधान के प्रावधान जहां मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना हो, उसमें सुधार संशोधन के लिए सुझाव देना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए कर सकती है। छोटे जी, यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब आईएएस का तैयारी कर रहे हो यार तुम लोग, सब कुछ क्या कैसे काम होगा? 7वां पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते जिसके क्रियान्वयन से मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, उसे रोकने के लिए प्रयास करना, है ना। तो जितने इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो अगर उससे कहीं ह्यूमन राइट्स की संभावनाएं होती हैं गड़बड़ होने की,
तो उसको भी पकड़ना, फाइंड आउट करना और सुझाव देना, ये इसके पीछे का तर्क है या कारण है। और सिविल सोसाइटी या एनजीओज या प्रेशर ग्रुप को बढ़ावा देना। ठीक है, मानवाधिकार के क्षेत्र में मानवाधिकार के क्षेत्र में सिविल समाज या दबाव समूह या एनजीओ की भूमिका को बढ़ाना। भूमिका को बढ़ाना, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे इसके पीछे के तर्क हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या बिंदु हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली भूमिका आपने देखी कि अगर कहीं उल्लंघन होता है, कोई कंप्लेन करता है या स्वतः संज्ञान से उसका जांच कर सकती है। जेल के दौरे है ना, ये करती है, लेकिन राज्यों के मामले में पहले से सूचना दे करके जाती है। 2006 में अमेंडमेंट हुआ कि अगर कोई सुधार गृह है तो उसके लिए सूचना देने की जरूरत नहीं है। मानवाधिकार के बारे में प्रचार प्रसार करना, विज्ञापन करना, जेआरएफ और नेट जैसे लोग जिनको मिलता है उनको वजीफे मिलते रहें, स्कॉलरशिप के लिए प्रयास करना। ठीक है, अधिकतम लोग इसको करियर बनाएं, मतलब एनजीओज वगैरह लोग खोलें ज्यादा, इसके लिए भी काम करती है। संविधान में भी कहीं कोई ऐसा प्रावधान है जो थोड़ा सा टेंशन देता है या ऐसा लग रहा है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन हो सकता है, तो उसको बदलने के लिए ये कार्य कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्रियान्वयन, है ना, इससे संबंधित ये बातें कर सकती है। अगर कोई उसमें उल्लंघन हो रहा है उसके क्रियान्वयन से, तो उसको रोका जाए। और एनजीओज वगैरह काफी इसमें तेजी से आए, है ना, तो ये ध्यान रखना है। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह पढ़ा देंगे कभी, हालांकि है सोशल जस्टिस का, लेकिन कभी बताएंगे अगर समय मिला आगे तो। ऐसी संस्था जो परिवार और राज्य से अलग होती है और जनता के कल्याण के लिए काम करती है ना, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी। जो एनजीओज वगैरह होते हैं ना, वो अब जब उसका नेचर ऐसा हो जाए कि वो सरकार पर किसी खास समुदाय के हितों के लिए दबाव डाले, तो उसको दबाव समूह कहते हैं। जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन सूचना के अधिकार में देखे थे, या अन्ना हजारे जी की संस्था जो थी, है ना, उसको इसमें हम लोग ले सकते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो दबाव समूह है। तो अब तक बच्चों हमने बहुत अच्छे तरीके से ये देख लिया है कि एनएचआरसी जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये तो थी तथ्यों की बात। पीटी में ये सब काम आएगा जो अब तक आपने देखा है। आप इस तरीके से बिल्कुल मत सोचना, नहीं बजरंग दल या ये सब भी, वो सब कल्चरली है, वो बेसिकली नहीं कह सकते पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। कभी पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जो है ना, अभी जो हमें जानना है वो एनएचआरसी से संबंधित चुनौतियों को पढ़ना है कि क्या कारण है कि एनएचआरसी के होते हुए भी, है ना, दिक्कत होता है और हो नहीं पाता है। चलिए इसके मुद्दों को पढ़ते हैं और देखते हैं। एनएचआरसी जो है ना, इसके कुछ मुद्दे पढ़ने हैं, इश्यूज। उसमें एक मुद्दा है कि इसमें कुछ संस्थागत कमजोरी है, संस्थागत कमजोरी पाई जाती है। हमने जो इंस्टीट्यूशंस बनाया है, तो है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा है, पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा वायलेट करता है।
पुलिस प्रशासन और एनएचआरसी। यूपी पुलिस भारत की सबसे नंबर 1 पर है ह्यूमन राइट्स वायलेटर पुलिस, है ना, ये अपने आप में है। लेकिन ये सबसे बड़ी कमजोरी है, संस्था में कमजोरी है। इसको सचिवालय व्यवस्था नहीं है और इसका मेंबरशिप का पैटर्न बड़ा अजीबोगरीब है ना। पुष्पेंद्र ने बहुत अच्छा कहा है कि मतलब टीथलेस टाइगर है, दंत विहीन बाघ के जैसा है। बिल्कुल सही पॉइंट है, उस पर सवाल भी खूब आएगा आने वाले समय में, है ना। ये जो संस्था है ये काफी डिलेज काम करती है, देरियां बहुत होती हैं। इसके प्रतिवेदन में देरियां, हालांकि ये भी इसकी संस्थागत कमियों से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण विषय है, अलग से इस पर सवाल भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो आप देखेंगे कि कई बार एनएचआरसी जैसी जो संस्था है ये है, लेकिन राज्य के स्तर पर मतलब पूरे भारत में अच्छा प्रभाव नहीं बना पाई है। राज्य मानवाधिकार आयोग, इस स्तर पर भी कुछ चुनौती है, ठीक है। गरीबी में झेल रही हैं, गरीबी की मार झेल रही हैं। मूल अधिकार का हनन होगा तो मानवाधिकार आयोग जा सकते हैं सर। हाँ, कुछ मूल अधिकार तो मानवाधिकार के जैसे ही हैं। मूल अधिकार का हनन ना भी हो तो भी जा सकते हैं नित्य, और मूल अधिकार का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये बात समझ में ही आ गया है कि मूल अधिकार का उल्लंघन है तो संवैधानिक उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, वहां से ज्यादा जल्दी कार्रवाई होगी, है ना। यहाँ आप अन्य पर्पस से, मूल अधिकार नहीं भी है, मान लीजिए जेल में कोई गया है लेकिन जेल के कैदियों को पोषण का अधिकार है कि उनको भी अच्छा भोजन मिले, वो नहीं दे रहा है, तो भी आप उसके लिए विरोध कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, पहले एक एक मुद्दे को, ये मेंस एग्जाम में काम आएगा। अब तक जो आपने बात की वो पीटी के लिए होगा और अब मेंस की बात हो रही है। तो हम एनएचआरसी की संस्थागत कमजोरी पर बात करेंगे। संस्थागत कमजोरी देखिए क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट, क्या क्या हमें लेने हैं, समस्या क्या क्या है। पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था नहीं है। अब कोई ऐसा बड़ा, कोई जैसे महान जैसे सीएजी है या कुछ ऐसा कोई बिल्डिंग आप नहीं देखते हो जिसमें एनएचआरसी लिखा हुआ हो और आपकी आंखें थक गई हो, 50 मंजिला हो, इतना कोई बड़ा भयंकर एग्जैक्टली ये नहीं है। यूपी पुलिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन में सबसे आगे है ना, ये ध्यान रखिएगा। पहला जो है वो क्या समस्या है, पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। दूसरा, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। हाँ, पर्याप्त कर्मचारी, पर्याप्त बजट का अभाव, पैसा भी नहीं है, गरीब टाइप की संस्था है ना। सरकार इसको पर्याप्त फंड नहीं दे रही है। राज्यों की स्थिति तो बहुत ही खराब है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थिति बहुत खराब है। दिखाने के लिए, कॉस्मेटिक वैल्यूज के लिए ये संस्थाएं बन गई हैं, ठीक है। और तीसरी बात इसमें यह है कि इसके पास कोई आंकड़ा विश्लेषण करने के लिए कोई डाटा बैंक या अभिलेखागार
नहीं है। इसके जो मेंबरशिप का जो पैटर्न है उसमें ऐसे लोगों को लिया गया है जो बहुत व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं। सदस्य इसके अत्यधिक व्यस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पदेन सदस्य ज्यादा लिया ना, पदेन सदस्य यही ज्यादा लिया। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके मेंबरशिप को। यहां ध्यान दीजिए, ये इसके मेंबर्स की बात है। आप देख रहे हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो या रह चुका हो, ठीक है, एक जस्टिस हो या रह चुका हो। अगर मान लीजिए सिटिंग जज को रखेंगे तो अपना जज वाला काम भी देख रहा है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रह चुका हो, सिटिंग चीफ जस्टिस को रखेंगे तो अपना काम देखेगा। बाकी ये चारों अध्यक्ष हैं, ये क्या है, एससी कमीशन वाला काम ज्यादा देखेंगे कि एनएचआरसी का काम देखेंगे, मीटिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं। एसटी कमीशन आयोग के चेयरमैन अपना काम देखेंगे कि एनएचआरसी का काम देखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के जो चेयरपर्सन है वो माइनॉरिटी की समस्या को देखेंगे कि मानवाधिकार की समस्या को देखेंगे। तो हमने ऐसा बना रखा है कि जितने इसके मेंबर हैं ना वो सब दूसरे दूसरे चीजों में व्यस्त हैं। मतलब हमने अस्त व्यस्त तरीके से काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने सिस्टमैटिक तरीके से इसको देखा नहीं। पदेन सदस्य अधिक होने की वजह से समस्या बनी हुई है। तो इसमें सुधार कैसे होगा? जब तक आप इसको कल्याण के कार्यक्रमों से नहीं जोड़ोगे, जब तक किसी ऐसी संस्था से नहीं जोड़ोगे। मैं एक एक मुद्दे को डिस्कस कर रहा हूं, ये इशू है अपने आप में, और अपने आप में ये क्वेश्चंस बनने वाला है, बनता भी है, आगे भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, कैसे रिफॉर्म आएगा, है ना। इसका सचिवालय मजबूत करिए, इसको पर्याप्त फंड दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए, पैसा बजट की मार झेलता रहता है। पर्याप्त कर्मचारी इसको होने चाहिए, और पदेन सदस्य नहीं, इसको फुल टाइम मेंबर दीजिए, है ना। इसको क्या है, स्थायी सदस्य टाइप के, स्थायी सदस्य या पूरा समय देने वाले सदस्यों से जोड़िए। जैसे इसमें कुछ आईएएस अफसर को लेना चाहिए जो कल्याण की नीतियों का संचालन करता है, ठीक है। और एग्जैक्टली वो अपने आप में अगर नहीं देखें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे होगा? इसे किसी कल्याण के कार्यक्रम से, कल्याण की संस्था या लोक नीति से युक्त संस्था से जोड़ना होगा, से जोड़ना होगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ना कोई वेलफेयर से जुड़ी हुई संस्थाओं से इसको जोड़िए, तभी काम होगा। हम क्या ले सकते हैं, जैसे इससे हम एनएचआरसी से नीति आयोग को जोड़ सकते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग क्या करता है, पूरे भारत के लिए नीति बनाता है। तो नीतियां ऐसी बने जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन ना हो, मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, सामाजिक आर्थिक कल्याण की जो नीतियां चलाई जाएं वो सभी क्या है, नए नए पीढ़ी तक पहुंचे, और उनका क्या है, जीवन स्तर पहले से बेहतर हो। नीति आयोग से इसको जोड़िए, या केंद्रीय समाज कल्याण मंडल से जोड़िए, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, तभी तो ये कुछ कर पाएगा। ये इसको हमने पंगु बना रखा है। किसी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया कि दंत विहीन टाइगर है ना।
अधिकार तो है, संविधिक संस्था तो बना दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, पुलिस के ऊपर भी जांच करता है, लेकिन इसके पास शक्ति ही नहीं है, दांत ही नहीं है, काटने वाले दांत नहीं है, नोचने वाले नाखून नहीं है, प्यूनिटिव पेनलाइज करने का अधिकार पर्याप्त मात्रा में हमने इसे नहीं दिए हैं। तो अपने आप में ये समस्या होगी। और इस पर सवाल भी पूछते हैं। मैं आपको, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं प्रश्न। देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। हम्म, 2014 का सवाल है। आप मेरे ख्याल में अब देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी है ना, ये कब का सवाल है जी? ये 2014 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, मेंस का। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता जाता हूं, क्योंकि आप तो देख नहीं रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप तो देख नहीं रहे हो कि देख रहे हो, क्वेश्चन देखते हो, और आपको ऐसे ही लगता है कि बस संविधान पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, संविधान पढ़ने से बात नहीं बनेगा, गवर्नेंस में मास्टरी करो, तभी जाके आईएएस बन पाओगे, मेंस तभी क्लियर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य मैकेनिज्म, अन्य यांत्रिकत्व को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानवाधिकार मानकों की प्रोन्नति करने में, उनकी रक्षा करने में, है ना, न्यायपालिका, एक तो ये पूछा है, जुडिशरी तो करती ही है, ठीक है, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के तौर पर एनएचआरसी की भूमिका का आकलन कीजिए। तो हम यहां पर बताएंगे कि भाई इसमें एनएचआरसी में जो मेंबर है, सबसे पहले तो बताएंगे मानवाधिकार क्या है, एनएचआरसी की जो संरचना है वो कैसी है, भूमिका क्या है, एक ड्राफ्ट दे देंगे। ठीक है, और फिर ये बताएंगे कि इसका जो मेंबरशिप हमने बनाया, मेंबरशिप का पैटर्न बताया। हमने 2 जज को लिया जो बिजी हैं अपने अपने काम में, 4 ऐसे लोगों को लिया जो अपने आप में बिजी है। ठीक है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इन सबके चेयरपर्सन अपने अपने काम में बिजी हैं। 2 विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को हमने यहां लिया, क्या फायदा होगा? ठीक है, ये कैसे काम कर पाएगा? तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। न्यायपालिका तो काम कर ही रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म तो है ही है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि इसमें हम अगर नीति आयोग को जोड़ें और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को जोड़ें, तो क्या है, कल्याण के जो कार्यक्रम बनाने वाली संस्थाएं हैं, लोक नीति की जो तय करने वाली संस्थाएं हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी, तभी जाकर के ये हो पाएगा। तो हमें क्या कहना है कि एनएचआरसी जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी जो संस्थागत कमजोरी उसको ठीक किया जाए, है ना। ये मतलब यूं ही ना बनी रहे। ये बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया था कि दंत विहीन टाइगर बना के रखें, क्या फायदा है? तो जब तक हम ऐसे संस्थान को नहीं जोड़ेंगे, है ना, और इसको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक कोई लाभ देने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है।
अभी बहुत सारे डायमेंशन ऐसे हैं जो पूछे नहीं गए हैं, ये तो एक डायमेंशन है ना। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आने वाले समय में यूपीएससी और क्या पूछ सकती है, ये पढ़ने का ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं जाऊं अपने जगह पे वापस। अब आइए, ये जो है ना संस्थागत कमजोरी वाली जो बात है, ये जो देख रहे हैं, इस पर सवाल, एक तो सवाल आपको हमने दिखाया जो 2014 में आया है, और आप बहुत सरलता से बता सकते हैं। अगर आप जीवित थे, हमारी क्लास में ध्यान से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आराम से काम हो जाएगा। कोई लक्ष्मीकांत, संविधान, पॉलिटी, ये सब काम नहीं आएगा। मेंस में आपको इसी तरीके से काम करना है। मैं एक इस पे नया तरीके का प्रश्न आपको देता हूं, और वो प्रश्न क्या है, एनएचआरसी को जब तक संस्थागत तरीके से मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत में सामाजिक आर्थिक तब तक भारत में सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ना। टिप्पणी करें। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, और ये उसी का जो 2014 में आपने जिस तरीके से लिखना है वैसे ही इसमें भी लिखना है। बस ये बात समझ लेना है कि प्रकारों में जब हमने बताया है ना सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार, वहां पे थोड़ा वापस आइए, देखिए इस पे ध्यान दीजिए। सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार जो है ये क्या होता है, प्रत्येक अगली पीढ़ी के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ये कब होगा, जब पब्लिक पॉलिसी अच्छा होगा, जब लोक नीति का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये तो तभी कर पाएंगे जब हमारी जो संस्था है वो बड़ी अच्छी हो, जब हमारी संस्था ठीक से काम करे तभी अच्छी हो। यहां पे भी ये सारा पॉइंट जोड़िएगा कि हमें क्या है, नीति आयोग से जोड़ने का जरूरत है, इसको नीति आयोग से प्लग करने का जरूरत है कि पॉलिसी लेवल पे काम करता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जैसी संस्था, ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, ये सब अगर आप हम जोड़ते हैं इसके साथ, तब ये ठीक तरीके से काम कर पाएगी, वरना एनएचआरसी कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज तो समय हो गया है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट से आज क्लास किया, आपकी फिर क्लास होती है, वरना मैं इसको लंबा करता आगे। इसके और जितने मुद्दे बच रहे हैं वो मैं मंडे को कराऊंगा। ठीक है, मंडे हम लोग मिलेंगे और सारे मुद्दे हम लोग इसके जो हैं वो उस पर बात करेंगे। जो संशोधन प्लांट किया गया था है ना, जैसे मैं इसमें संशोधन क्या है, 2018 में इसमें कुछ संशोधन भी, अगस्त 2018 में इसमें कुछ संशोधन रखा गया, इस पर भी बात होगी। और कब बात होगी, मंडे को, है ना। मंडे को क्लास होगी, ठीक है, नहीं कल नहीं है मेरी क्लास। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब मैं इसका भी पीडीएफ कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अनाथालय में भी अत्याचार हो रहा है, अंजलि तो कर सकती है।
ठीक है, ओके, थैंक यू।